आप लोग लिखे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, इसका फॉर्मूला ही लिख लें डायरेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस divided by number of nucleons, divided by nucleon number। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में किस चीज की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट की थी? यस, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ कार्बन 14 न्यूक्लियस। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन 14, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन 14 is equal to बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 101.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ऑफ कार्बन 14। इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है? 14 न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, सर राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस, 14 यस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विल बी 7.27। binding energy per nucleon will be total binding energy, which is 101.8 divided by total number of nucleons, that is 14। जी आपने क्या आंसर बताया है? 7.27 7.27। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। गुड। अच्छा बच्चों, अब आपके पास दो ऐसी वैल्यूज आ गई हैं जिसके साथ बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड है। वन ऑफ देम इज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। द अदर क्वांटिटी दैट यू हैव लर्नड इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में से किसी एक को आपने मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बनाना है। ठीक है, किसी एक क्वांटिटी को मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बनाना है। तो आप कौन से न्यूक्लियस को ज्यादा स्टेबल समझेंगे, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है या जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है? यस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। यस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसकी ज्यादा होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज मोर स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी एग्जांपल में भी आपको देख देता हूँ समझाने के लिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है, जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी उसके सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स आपस में स्ट्रांगली बाइंडेड टुगेदर होंगे, बिकॉज उसमें से एक को भी अलग करना बहुत मुश्किल है। समझ आ रही है बच्चों बात? आप इसको देखें कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसको एक डिफरेंट टाइप की एग्जाम्पल से समझाता हूँ, डेली लाइफ की एग्जाम्पल से। ठीक है, आपके पास दो कम्युनिटीज हैं। ठीक है, वन कम्युनिटी के फर्स्ट कम्युनिटी हैज 200 पर्सन। ठीक है, सेकंड कम्युनिटी हैज 10 पर्सन। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट कम्युनिटी की जो कंबाइंड इनकम है ना,
फर्स्ट कम्युनिटी की जो कंबाइंड इनकम है दैट इज 60 लाख रुपीस पर मंथ। कितने पैसे हैं बच्चों ये? 60 लाख रुपीस पर मंथ। ठीक है। अच्छा, और जो 10% की कम्युनिटी है उनकी कंबाइंड इनकम है 40 लाख पर मंथ। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कंबाइंड इनकम किसकी ज्यादा है? 200% की कंबाइंड इनकम ज्यादा है या टेन तो परसेंट टेन की कंबाइंड परसेंट इनकम? नहीं, 10% की कंबाइंड इनकम कम है, 20 लाख लेस है। कंबाइंड इनकम की बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है। 200% की कंबाइंड इनकम ठीक है। 60 लाख रुपीज है। 60 लाख मतलब 20 लाख रुपए ज्यादा एज कंपेयर टू 40 लाख। ठीक है। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप किस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, या कौन सी कम्युनिटी ज्यादा आप कह सकते हैं कि सुखी है? जी, आपने किस तो कम्युनिटी टेन का पार्ट परसेंट बनना वाली। है? यार वो तो कम अर्न कर रहे हैं, 20 लाख रुपया। जी। पर मीन तो ज्यादा है ना। जी, पर पर्सन इनकम पे डिपेंड करता है, तो आप पर पर्सन इनकम जरा फाइंड करें। 30,000 है। जी, फर्स्ट की जो पर पर्सन इनकम होगी दैट विल बी 60 लाख डिवाइडेड बाय 200। यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है, आपने बताया 30,000। ठीक है। और अगेंस्ट टू दिस आपने यहाँ पे पर पर्सन इनकम फाइंड की है, वो आ रही है 40 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन इन दिस कम्युनिटी। यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है 4 लाख। ठीक है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको पता चल रहा है कि एक कम अर्न कर रहे हैं, इनकी मीन इनकम कम है, पर पर्सन इनकम कम है, और एक की पर पर्सन इनकम ज्यादा है। ठीक है। जैसा इस एग्जांपल से आपको पता चल गया कि आपने पर पर्सन इनकम पे उनकी स्टेबिलिटी का, उनकी वेल्थ का पता चलाना है, नॉट टोटल इनकम। टोटल इनकम तो उनकी कम है। उसी तरह एक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पता कराने के लिए आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की हेल्प लेते हैं। सो दैट्स व्हाई आई रिटन दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। इस सॉरी, इसका मतलब ये है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो हर एक इंडिविजुअल न्यूक्लियन को अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल न्यूक्लियन को अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस जिसमें से न्यूक्लियन, इवन ए सिंगल न्यूक्लियन बहुत मुश्किल से पुल आउट हो रहा है, दैट इज मोर स्टेबल न्यूक्लियस। और वो वाला न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी तो ज्यादा हो सकती है, मे बी ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, दैट न्यूक्लियस विल बी कंसिडर्ड एज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल न्यूक्लियस। राइट। अच्छा, अब मैं ठीक आपके है। सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग भी लिखे ग्राफ। ठीक है। इस ग्राफ के दो एक्सिस बनाते हैं। ठीक है। इसके वाई एक्सिस पे क्वांटिटी आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है। और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आ जाएगी न्यूक्लियन नंबर। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आ जाएगी न्यूक्लियन नंबर। ठीक है। अच्छा बच्चों, जब हम इसको ग्राफ को देखते हैं, दिस ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस। सारे एलिमेंट्स का ग्राफ बना लिया, सो दिस ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो कैन यू पॉइंट आउट अ न्यूक्लियन नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस विच हैज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? वो आपको पॉइंट कहाँ पे मिलेगा बच्चों? तो वो पॉइंट आपको स्टार्टिंग में। राइट ऑन, नहीं, राइट ऑन द टॉप मिलेगा। ठीक है।
बिकॉज वाई एक्सिस के अलॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाकी सारे न्यूक्लियस से कम है। अब मैं बार बार एलिमेंट का वर्ड क्यों यूज नहीं कर रहा, बिकॉज वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की सारी ट्रांजिशंस और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम पिछले चैप्टर में पढ़ लिए हैं। अब हमारा फोकस इलेक्ट्रॉन से डाइवर्ट होके न्यूक्लियस की तरफ आ गया। ठीक है, सो कैन एनीवन टेल कि ये टॉप स्लॉट कौन से एलिमेंट के पास है? यस, दिस टॉप स्लॉट इज पोजेस्ड बाय आयरन 56। ठीक है, this top slot is possessed by iron 56. So if I ask you which is the most stable nucleus that exists in nature, yes, what you will tell me? जी बच्चों, टॉप स्लॉट आयरन के पास है। I would tell you 56. Yes, iron 56 because it has greatest binding energy per nucleon out of all the nuclei. ठीक है, तो आप लोग नोट लिखें, आयरन 56। कीप इन माइंड के आयरन 56 उसका प्रोटॉन नंबर नहीं है, ये उसका न्यूक्लियन नंबर है। ठीक है, आयरन 56 is the most stable, iron 56 is the most stable element that exists in nature। ठीक है, इससे ज्यादा कोई स्टेबल नहीं है। अब लेट सपोज यहाँ पे भी कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, बट दे हैव कंपैरेटिवली लेसर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो अगर इन वाले न्यूक्लियन ने स्टेबिलिटी गेन करनी है, ठीक है, तो ये मर्ज होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे ताकि ऊपर आ सकें। ठीक है, सो दे अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है, लाइटर न्यूक्लियाई विल गो अंडर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन टू गेन, सॉरी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू गेन स्टेबिलिटी, राइट? Lighter nuclei will undergo nuclear fusion reaction to gain stability, and heavier nuclei like uranium will undergo nuclear fission reaction to gain stability। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मुझे आप बताएं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कौन सा रिएक्शन होगा? यस, दिस रिएक्शन विल बी, Sir, fusion reaction. यस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे, अगर इन्होंने स्टेबिलिटी गेन करनी है तो दे विल गो अंडरगो विच रिएक्शन? दे विल अंडरगो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। Fission reaction. जी, तो आप देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है, वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, द अदर वन इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब यू विल राइट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, आप लोग लिखें, इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन in nuclear fusion reaction, two lighter nuclei combine together to form larger and stable nucleus, larger and stable nucleus along with energy, along with energy। Once again, nuclear fusion reaction, two lighter nuclei combine together
to form larger nuclei along with energy. रिएक्शन लिखे एग्जाम्पल याद नहीं करनी, आप लोग बस लिख लें। हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप होता है विच इज कॉल्ड एज यूट्रियम. यूट्रियम combines with tritium to form helium, right? One helium nucleus is produced, plus And one neutron. one neutron is produced along with energy. Along with energy. अब बच्चों आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, तो इसका मतलब ये है कि इस केस में रिएक्टेंट्स जो है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है दैट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल. ठीक है. अब एक बहुत मेन चीज, ये वाली एनर्जी किस में से आ रही है? जी बताएं. रिएक्टेंट्स में से आ रही है ना ये वाली एनर्जी. डेफिनेटली रिएक्टेंट्स की एनर्जी रिलीज हुई है. इफ दिस साइड हैज अ मास ऑफ m1, this side mass of m2, which mass will be comparatively heavier, m1 or m2? सर जो रिएक्टेंट है उसका मास ज्यादा होगा. जी, mass of reactants will be slightly heavier. तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि m1 is slightly heavier than m2. क्यों? बिकॉज m1 का कुछ mass कन्वर्ट हो गया है इनटू एनर्जी. तो जब वो एनर्जी में कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट्स का mass कंपैरेटिवली लेस होगा. ठीक है. इस रिएक्शन का mass डिफेक्ट क्या होगा? जी बच्चों, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का mass डिफेक्ट क्या होगा? वैसे तो mass डिफेक्ट न्यूक्लियस का होता है, इस रिएक्शन का भी mass डिफेक्ट होगा. Sir, यस. M1 minus M2. m1 minus m2. So how can you calculate this much energy released during this nuclear reaction? Sir, MC square. जी, Delta M into C जो square. इसका mass डिफेक्ट आएगा उसको आपने E इक्वल्स एम सी स्क्वेयर में सब्स्टिट्यूट करना है, वहां से आपके पास ये एनर्जी आ जाएगी. समझ आ गई बच्चों? ठीक है. और अगर इस प्रोसेस में एनर्जी गेन हो रही होती और एनर्जी रिलीज ना हो रही होती, ठीक है, फिर कौन सा मैस हैवियर होना था, रिएक्टेंट्स का या M2 प्रोडक्ट्स ज्यादा का? होता. Sir, फिर m2 ज्यादा होता बिकॉज वो वाली फिर एनर्जी, M2 heavier होना था. बिल्कुल वो वाली एनर्जी जो अब्सॉर्ब हुई है दैट वुड हैव बिकम द पार्ट ऑफ, दैट वुड हैव बिकम द पार्ट M2. ऑफ, यस, द The प्रोडक्ट्स. reactants. इसके बाद आप लोग लिखें प्रोडक्ट्स का मैस बनना था, वो प्रोडक्ट्स का, इस वजह से प्रोडक्ट्स हैवी होनी थी. इसके बाद बच्चों आप लोग लिखे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, in nuclear fission reaction, large and unstable nucleus, large and unstable nucleus splits to form, splits to form smaller and stable nuclei along with energy, along with energy. ठीक है. इसकी एग्जांपल लिखें. जी आप लोग लिखे यूरेनियम ब्रेक्स इटसेल्फ, यूरेनियम स्प्लिट्स इटसेल्फ. इसका मैं नंबर भी साथ साथ लिख देता हूँ, आप लोगों ने इसका रटा नहीं लगाना है इसके नंबर्स का. ठीक है. यूरेनियम 92 235 पे जब एक न्यूक्लियर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, इट स्प्लिट्स टू फॉर्म बेरियम, राइट. बेरियम इज 56 144. ठीक है. प्लस क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन इज 36 and 89.
plus 3 neutrons along with large amount of energy। ठीक है, तो इस केस में वंस अगेन जो आपका रिएक्टेंट है दैट इज लेस स्टेबल और जो प्रोडक्ट है दैट इज कंपैरेटिवली स्टेबल। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे एग्जामिनर कहे कि इसके ऊपर यूरेनियम को प्लेस करें, तो आपको पता है कि यूरेनियम एक अनस्टेबल एलिमेंट, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, यू विल प्लेस यूरेनियम हियर। ठीक है, सो व्हाट अबाउट क्रिप्टॉन एंड बेरियम? क्रिप्टॉन का न्यूक्लियॉन नंबर क्या है जी बच्चों? न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 89, and what about 89, nucleon number of barium? That is 144, yes 144। ठीक है, तो 89 जो है वो आयरन 56 से पहले आएगा या बाद में आएगा जी? 89 है, बाद में आएगा। तो बाद आप में क्रिप्टॉन को यहाँ पे प्लेस करेंगे और बेरियम को कहाँ पे प्लेस करेंगे? बेरियम का जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो क्रिप्टॉन से तो क्रिप्टॉन ज्यादा है, चाहिए। ठीक है, क्रिप्टॉन से ज्यादा है लेकिन यूरेनियम से कम है। ठीक है, सो बेरियम 144 विल बी अप्रोक्सीमेटली प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब इस ग्राफ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन थी उसकी लाइन, जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो कंपैरेटिवली नीचे आ रही है। ठीक है, वेयर एज क्रिप्टॉन और बेरियम आर स्लाइटली above this, so they are comparatively stable than this। समझ आई बच्चों? सर ये जो बिल्कुल एंड पे आपने बात बताई ये प्लीज रिपीट कर। जी, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है ये ग्राफ में वाई एक्सिस में नीचे आ रही है बेरियम और क्रिप्टॉन से, तो दैट इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो यूरेनियम से थोड़ी सी हाई साइड पे आ रही है। ठीक है, सो दैट इज मोर स्टेबल। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे भी शो किया हुआ है कि न्यूक्लियाई विच आर हैवियर दे अंडरगो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन टू गेन